1 to 10 मैंने आपको होमवर्क दिया था, इसमें से कुछ पूछना आपको? 8 और 9? ये बात है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन a and -3/2a? ये डाउट था। तो ये कौन सा टॉपिक का है? कल हमने क्लास में एक चीज सीखा था, व्हेन द वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर, है ना? स्केलर कैसा हो सकता था? पॉजिटिव, नेगेटिव, +1, जीरो भी हो सकता था। जीरो वाला मैंने किया नहीं क्योंकि तो जीरो वेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो जब पॉजिटिव मल्टीप्लाई करते हो तो बोथ द वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो बोथ द वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर्स का बीच का एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। कैसे निकाल सकते हैं? इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दीजिए यहां पर। कितना एंगल होगा दोनों के बीच का? 180 डिग्री। तो ये उस टॉपिक का क्वेश्चन है, लिखा था हमने ना, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। उसके बाद ये वाला एंगल बिटवीन 2a and 4a, so 2a is, say for example this one, 4a क्या होगा बेटा? ये तो प्लस वाला नंबर है, तो प्लस वाले नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो सेम डायरेक्शन, एंगल विल बी 0। इधर +3, ये क्या है? -5। तो एक अगर इधर होगा +3 तो -5 किधर होगा? उल्टा डायरेक्शन। दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा? 180 डिग्री। दूसरा सवाल क्या पूछा है आपसे? व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर? तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 3। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 5। तो 3/5 विल गिव यू 0.6। हाँ, मैग्नीट्यूड में साइन कहा? मॉड लगाते हैं ना, मॉड के बाहर चीजें प्लस आती है हमेशा। ये सीखा होगा आपने 8 में, ये सीखा? हाँ? रुक जाओ, वही वाला करा ही देता हूँ। सेवन में है शायद। लिखो इसको, 7वीं का है ये, क्लास 7 का। कोई बात नहीं, क्या है, लिखो, पता होना चाहिए। मॉड्यूलस, इसको पूरा लिख लो जैसे लिखा हुआ है। ये तुरंत याद आ गया क्योंकि कल पढ़ा रहे थे ये। वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा फिजिक्स में तंग करेगा ये, तो इसको आज ही खत्म कर देंगे हम। मॉड्यूलस ऑफ एन इंटीजर या मॉड्यूलस ऑफ अ किसी भी चीज का मॉड्यूलस। एग्जाम्पल के साथ कॉपी करना, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। रटना है इसको, एकदम सिंपल है।
क्या होता है, ये मेमोराइज करना है, ये मेमोराइज करना है एग्जाम्पल के साथ। एक ही बार मेमोराइज करना है, उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे फिर बहुत बार। क्या है ये मॉडुलस ऑपरेटर? मॉडुलस ऑपरेटर का मेन फंक्शन क्या होता है कि अंदर में आपकी जो भी चीजें होंगी उसको जब बाहर निकालोगे तो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा क्या देगा आपको? पॉजिटिव नंबर। से फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज 6, ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, विल बी रिटन लाइक दिस। नाउ सपोज देयर इज अ नंबर कॉल्ड -5, तो जब बाहर निकलेगा तो इट विल बी 5। तो इसको लिखते कैसे हो? मॉडुलस जब खुलेगा तो इस तरीके से खुलेगा, माइनस ऑफ -5 विल गिव यू व्हाट? +5। यही लिखा हुआ है, मॉड ए इज इक्वल्स टू ए व्हेन ए इज व्हाट? पॉजिटिव और 0। और ये माइनस ए हो जाएगा जब ए नेगेटिव होगा। तो ए का वैल्यू अगर -5 आएगा तो वैल्यू क्या आएगा? माइनस ऑफ -5 विल गिव यू व्हाट? +5। ये ऑपरेटर क्लियर है आपको? मिला जुला के ये ध्यान रखना है, ये ऑपरेटर जो है ये हमेशा आपको कैसा वैल्यू निकाल कर बाहर देगा? पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, एट द एंड जहां पर भी ये लगा हुआ होगा। तो मैग्नीट्यूड जब मैंने आपको कल सिखाया था तो मैग्नीट्यूड को हमने क्या डाला था? मॉड्यूलस ऑपरेटर के अंदर। इसीलिए यहां पर भी इस क्वेश्चन में कहा गया, क्या पूछा है? रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे? इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे बेटा? 3/5 will give you what? 0.6 and not -0.6। ठीक है, और कुछ पूछना है आपको? एग्जाम्पल 2 होमवर्क दिया था आपको, 1 to 10 होमवर्क दिया था, इसमें से कुछ पूछना है आपको? हाँ, कुछ चीजें हैं जैसे ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये सब आएगा अपने अपने टाइम पर, तो अभी इस पर घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी इसका आंसर तो आप कर ही सकते थे क्योंकि आपने क्लास 9 में पढ़ा है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी ये भी आपने क्लास 9 में पढ़ा है। क्या पूछा है? नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये नहीं पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो टाइम और टेम्परेचर का तो कर ले सकते थे हम। टाइम को हम डायरेक्शन के साथ ऐड नहीं करते हैं, टेम्परेचर को हम डायरेक्शन के साथ ऐड नहीं करते हैं, इस दोनों में कंफ्यूजन होता। ये देख लेना था गूगल पर क्या होता है क्या। ये सब भी आएगा, जब आएगा तब देखा जाएगा। तो इसमें ये बताओ, इसमें कोई दिक्कत है आपको? 1 to 10 और ये एग्जाम्पल 2 में ये वाला हो जाएगा। आज जो वाला टॉपिक है दैट इज टफ। ठीक है, क्या टफ है? जो जो चीज मैं बोलूंगा बस उसका खाली ध्यान रखना, उसको नोट में लिख लेना, वो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। अगला टॉपिक का नाम लिखो। और कुछ पूछना है आपको कल के टॉपिक से? देख लो, रात में मैथ्स वाले में थोड़ा सा वो हुआ होगा, आवाज आवाज का टेक्निकल वगैरह बोल रहा था मेरे को। उसमें से कुछ पूछना है आपको? पाई वाई, पाई रेडियन वेडियन क्या होता है? 180 डिग्री का कितना पाई होगा? 1 पाई। ठीक है, 60 डिग्री का कितना पाई होगा? पाई/3। ठीक है, वो सब कर लेंगे ना हम, वो यूनिटरी मेथड से निकलता है ना? और वो पॉजिटिव नेगेटिव हमने सीख लिया कल। एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। बस यही दो चीज सीखनी थी, ये दोनों चीजें आपने सीख ली। कोई दिक्कत है आपको इसमें? चलिए आगे। अगला टॉपिक का नाम है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो देर आर 3 लॉज, तीनों लॉज का नाम लिखेंगे आप। देर आर 3 लॉज to add any 3 vectors, any 2 vectors
ज्योमेट्री प्लस अलजेब्रा का मतलब क्या हुआ? ट्रायंगल लॉ को आप डायग्राम बना के भी सॉल्व कर सकते हो और फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो। ज्योमेट्री का सिर्फ मतलब क्या हुआ? कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, वो ज्योमेट्री ड्राइंग करा के ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये पहले ही दिन आपको क्लियर होना चाहिए कि किसमें फॉर्मूला लग सकता है, किसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा। उसको डायग्राम से ही बनाना होगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। ट्रायंगल लॉ एक सीख लेंगे तो बाकी सब एकदम आसान है। What does triangle law says? When head of one vector coincides with tail of another vector, तो एक का हेड दूसरे का टेल, ये ध्यान रखना। एंगल निकालने के लिए क्या करते थे हम? दोनों का टेल को कोइंसाइड करते थे। यहाँ ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए क्या करेंगे हम? एक का हेड दूसरे का टेल, बस यही याद रखना है, इसमें बाकी कुछ नहीं है। क्या होगा आगे वो भी लिखेंगे, तो पहले देखो ना इसका रिप्रेजेंटेशन। तो सपोज दिस इज योर वेक्टर, और मान लो ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। तो हेड ऑफ वन इज coinciding with tail of another, then the resultant का मतलब क्या हो गया? ये एडिशन सीख रहे हैं ना अभी। then the resultant is given by, लिखना फिर से। ये यहां से शुरू होगा, बनाओ इसको। ध्यान से बनाना। ये नहीं हुआ रिजल्टेंट बेटा, ये रिजल्टेंट का नेगेटिव है। रिजल्टेंट किधर है? ध्यान से रखना, दिस इज नॉट रिजल्टेंट। वो रिजल्टेंट का उल्टा डायरेक्शन है। रिजल्टेंट किधर है? पहले वाले का टेल और दूसरे वाले का हेड। यही कंसेप्ट है इसमें। तो जोड़ोगे कैसे? जिन दो वेक्टर्स को जोड़ना है उनको रखोगे कैसे? पहले एक का हेड दूसरे का टेल। ठीक है, ये करने के बाद जोड़ना कैसे है? पहले वाले का हेड, सॉरी पहले वाले का टेल और दूसरे वाले का हेड, मतलब हेड और टेल को जोड़ना है।
इसको आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो। आपने क्लास 9 में डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, बोलिए। इफ आई आस्क यू दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, दिस इज योर फाइनल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? दिस वन। ऐसे भी सोच सकते हो, दैट विल बी ऑल्सो अ करेक्ट मेथड टू विजुअलाइज दिस। और आएगा आगे, अभी कुछ नहीं, अभी बस इतना दिमाग में रखने का। आर इज द रिजल्टेंट। इसका मतलब आर हमने क्या निकाला है? जब इन दोनों को हम वेक्टरली ऐड करेंगे तो हमें आर मिलेगा। थोड़ा टफ है क्योंकि नया है, अलग है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में क्या लर्न किया हमने? रिजल्ट, पहले तो हेड से, पहले का हेड दूसरे का टेल रखना है। दूसरा क्या लर्न किया हमने? जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, आपको अगर दिक्कत होता है कि क्या इनिशियल फाइनल है, तो आप इस तरीके से आई और एफ लिख लेना, ठीक है। अच्छा, ये वाला लिखने में क्या गड़बड़ है, ये बताओ, बता सकते हो सोचकर। इस वाले को आर लिखने में क्या गड़बड़ है? डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से सोचो। इस वाले को आर लिखने में क्या गड़बड़ है? देखना ध्यान से। आप बोल रहे हो कि एक आदमी इधर गया है, एक आदमी इधर गया है, दोनों को जोड़ दो तो इनिशियल और फाइनल क्या होगा? सेम पॉइंट पर, तो इट विल गिव यू व्हाट? जीरो। तीनों वेक्टर को अगर जोड़ दिया जाए तो वो आपको क्या दे देगा? जीरो, नॉट रिजल्टेंट। अब ये आएगा ये सब, ठीक है, घबराना नहीं। पहले तो इतना पहले याद करो, ये हम कर लेंगे अब। एल्जेब्रिकली, यही इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो सपोज वी आर गिवन विथ टू वेक्टर्स such that angle between the two vectors is theta. तो यहां तो शिफ्टिंग करने की अभी अभी तक तो कोई जरूरत नहीं है, एंगल थीटा है, ठीक है। अगर मुझे इसमें ट्रायंगल लॉ लगाना है तो क्या करना होगा? पहला लाइन क्या लिखा था? हेड ऑफ फर्स्ट, टेल ऑफ सेकंड। तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल वाले को मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। आप किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान के करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी होगा और दिखेगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा ट्रायंगल लॉ में लगाने के पहले? अब लॉ ही है तो लॉ जैसा बोला है वैसा करना होगा। हेड ऑफ वन वेक्टर कोइंसाइड्स विद द टेल ऑफ अनदर। ये कैसे कर सकते हैं हम? इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके, कल सीखा था हमने, अगर वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दिया जाए तो वेक्टर रिमेन्स व्हाट? सेम। तो हमने शिफ्ट कर दिया। करो शिफ्ट। ये अगर हमारा ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? दिस। ये अगर हमारा बी वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अभी बल मैग्नीट्यूड देख रहे हैं हम। हमें जो रिजल्टेंट चाहिए, वी वांट व्हाट? रिजल्टेंट। अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अलग निकाल लें, डायरेक्शन अलग निकाल लें और फाइनली बता दें कि ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, तो वेक्टर बन जाएगा हमारा। ये समझ में आता है आपको? देखिए ध्यान से।
एल्जेब्रिकली में अगर मान लो मुझे रिजल्टेंट फाइनली क्या चाहिए, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक, वी वांट रिजल्टेंट वेक्टर। अब जो ज्योमेट्रिकली वाले में आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये लेंथ के बराबर, और डायरेक्शन क्या होगा, ये एरो के बराबर, ये डायरेक्टली दिख जाता है ना। बट एल्जेब्रिकली में ये दिखेगा नहीं क्योंकि हम तो फॉर्मूला लगा रहे होंगे। तो एल्जेब्रिकली आप कैसे निकालोगे रिजल्टेंट, वी वांट रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर हम जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड पहले निकाल लें, ठीक, और फिर बोल दे कि इसका डायरेक्शन ये होगा, तो वेक्टर मिल जाएगा। ये समझ में आता है आपको? तो तोड़ तोड़ कर निकालेंगे हम, मैग्नीट्यूड अलग निकालेंगे और डायरेक्शन अलग निकालेंगे। तो यही है इसमें चीज समझने वाली। रिजल्टेंट निकालने के लिए हम मैग्नीट्यूड अलग निकालेंगे और फिर उसका डायरेक्शन अलग से निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बात आती है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए देखो पहले, इसके बाद तो मैथ्स है बेटा, फिजिक्स खत्म हो गया है ना। क्या है मैथ्स, ये अगर हमारा थीटा है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये क्या होगा हमारा थीटा, क्योंकि वो दोनों एंगल्स क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट था वो देखना झलकेगा। फिजिक्स खत्म हो गया। फिजिक्स कहाँ खत्म हो गया, जैसे ही आपने ट्रायंगल लॉ का वर्ड यूज किया, कौन सा, हेड और टेल, और दूसरा आपने जैसे ही शिफ्ट किया, फिजिक्स खत्म। अब है मैथ्स। यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, और ज्योमेट्री से ये लाइन खींच दें, यही चाहिए। तो इस ट्रायंगल को अलग से बनाओ, ओ ए बी को अलग से बनाओ। ठीक है, बन गया सभी का। मुझे बताओ कि ये वाली दूरी क्या होगी, व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, ओ बी। कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, ये वाली दूरी क्या होगी, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर। समझ में आया, लेंथ ऑफ वेक्टर गिव्स व्हाट, मैग्नीट्यूड। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये ये छोटू सा जो ट्रायंगल है, ये वाला, क्या आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री लगा के मुझे ये वाली दूरी बता सकते हो कितनी आएगी। देखो ना ध्यान से, ये भी कर ही देते हैं हम, पहला बार है तो। इसका लेंथ कितना है, मैग्नीट्यूड के बराबर, ठीक है। ये क्या है, थीटा। तो अगर हम कॉस थीटा लिखना चाहें, तो ये थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, थीटा जिस पर बना है बेस, और ये क्या होगा, हाइपोटेनियस। cos theta will be b by h. So what will be the value of b, h cos theta, और h का वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, फिर से देख लो।
देख के समझ के फिर लिखना। सब कुछ आपके सामने है, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो। क्योंकि आज कॉपी करके लिखा तो पूरे साल भर आप कॉपी करके ही लिखते रह जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ। आया सभी का? इसमें कुछ पूछना है आपको? कुछ पूछना है? चलो, ए बी का वैल्यू बताओ क्या आएगा। इस पर ही बता दो यार, ए बी का वैल्यू क्या है। दिस विल बी मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा। बाकी तो इसके बाद आपको पता है क्या करना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और आंसर लाइए, रिजल्टेंट का क्या आएगा लगाइए। आप देखिए, देखना इसको ध्यान से, क्या हुआ। फिजिक्स कहाँ खत्म हो गया? लॉ तक। उसके बाद क्या है? मैथ्स। यही चीज फिजिक्स को डिफिकल्ट बनाता है, ये हम समझते नहीं है 89 में। उनको लगता है बायोलॉजी लेके बच जाएंगे, बच जाइए। मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट है ये समझ में आ जाएगा आप। नॉर्मल स्क्वायर लिख देंगे, मॉड में स्क्वायर, जैसे ब्रैकेट को स्क्वायर करते हो वैसे। देखो मैं चाहता ना तो मैं खाली इसको ए लिख कर भी कर देता, जैसे बुक्स वाला वगैरह करते हैं ऐसे। ठीक है, लेकिन मैं वो चाहता ही नहीं हूं कि आप ये करें। आप सही चीज सीखें। ठीक है, आप हमेशा सही चीज सीखिए। वो सही तो वो भी है, लेकिन वो अधूरा है। मॉड ऑपरेटर में आज आपको दिक्कत होगा, लेकिन एक बार करना करने शुरू कर दिया तो फिर कभी दिक्कत नहीं हो। रहे बच्चा पाइथागोरस थ्योरम। मॉड को ब्रैकेट की तरह ट्रीट करो और लिख डालो। अब जिसने सही ढंग से हाइट एंड डिस्टेंस नहीं किया होगा, और उसको फिजिक्स में आप पहला चैप्टर में ये समझा दो 11 में, तो उसको तो हालत खराब हो जाएगा उसका करने में। और मान के भी चलेंगे कि आपने हाइट डिस्टेंस कर लिया है, तो ये सब नहीं करवाते वहां पर, है ना, कि ये बी बाई एच होगा, पी बाई एच होगा। मैंने कर दिया ये ठीक है, पहली बार। आगे तो देखेंगे आपके चेहरा के ऊपर। वो अंडरस्टूड है कि आपको मॉडुलस ऑपरेटर पहले से पता है क्लास 7 में, तो ये सारी चीजें होती है, दिक्कत होती है आगे। मैं मान के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं पता है। हो गया? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो। तो क्लास 8 वाला है। ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर,
यहां तक पहुंचे हम। देखो मैच करो, ये चार टर्म्स आए आपके। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया यहाँ पर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ठीक है, सेकेंड वाला और फोर्थ वाले को कंबाइन करो। ये चीज जो वैल्यू आपने निकाली वो क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अभी डायरेक्शन नहीं निकाला हमने, रिजल्टेंट वेक्टर नहीं निकाला, क्या निकाला? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ढंग से सवाल पढ़ना, क्या पूछा है? रिजल्टेंट वेक्टर पूछा है या फिर मैग्नीट्यूड उसका पूछा है? इसको पढ़ोगे कैसे? तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। थीटा, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। डायरेक्शन फिर से डायग्राम बनाएंगे हम। ये थीटा था अपना, हमने क्या किया, इसको शिफ्ट किया, फिर हमने क्या किया, ऐसा दिमाग लगाया, फिर उस दिमाग लगाने के बाद क्या बोला, ये ये होगा, ये ए होगा, ये बी साइन थीटा होगा, और ये होगा अपना रिजल्टेंट, एरो लगाकर। बना सभी का ऐसा डायग्राम?
सेमी डायग्राम है, कुछ नया नहीं किया। तो एंगल क्या हो? एंगल, डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं। एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विल बी दिस, इसको मानिए अल्फा। और उसके बाद उसी वाले ट्रायंगल में, वो बड़ा वाला ट्रायंगल जो भी आप थोड़ी देर पहले यूज किए थे, यही अल्फा दिख रहा है आपको? हाँ, सभी को दिख रहा है। tan अल्फा का वैल्यू निकाल दीजिए। व्हाट विल बी योर tan अल्फा? वैसे भी अगर मैं आपसे पूछता कि इसमें मुझे अल्फा चाहिए, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं आप? बोलिए। tan ही निकालते, क्योंकि आपको क्या क्या पता है, आपको ये पता है और ये पता है, तो tan अल्फा ही लगाओगे, p बाय p लगाओ। ठीक है, ध्यान यही रखना, ये जो अल्फा एंगल आपने निकाला है, किस वेक्टर से अल्फा एंगल है? ए वेक्टर से अल्फा एंगल है। ठीक है, बी से अगर निकालना पड़ा तो थीटा में से अल्फा को घटा देंगे। क्वेश्चन में तो बी से भी एंगल पूछ सकता है ना, रिजल्टेंट का एंगल बताओ बी से। ठीक है, तो थीटा में से अल्फा को घटा देंगे, जो पूछे सवाल। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ए और बी के बीच का एंगल कितना था? थीटा। ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल कितना है? अल्फा। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा? थीटा माइनस अल्फा। और वो भी चेक कर लो, दोनों का टेल क्या कर रहा है? कोइंसाइड। तो जो क्वेश्चन में पूछा होगा उस हिसाब से हम इसको आंसर कर देंगे। तो ये रहा आपका डायरेक्शन। तो दिस रिजल्टेंट वेक्टर लाइज वेयर? एट अ अल्फा एंगल फ्रॉम ए वेक्टर। ये हुआ डायरेक्शन। आंसर कंप्लीट। मिल गया हमें रिजल्टेंट एल्जेब्रिकली। यही यूज होगा बार बार। एसीडब्ल्यू एंटी क्लॉकवाइज, है ना? ये आपका ए है, ए से ऐसे घूम जाओ तो क्या मिलेगा? आर, लाल वाला। ब्लू से अल्फा एंगल एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ तो क्या मिलेगा? डायरेक्शन, रेड का डायरेक्शन। तो एक बात बताओ, अगर मुझे ए का डायरेक्शन पता है तो रेड वाले का डायरेक्शन पता चल जाएगा हमें। अल्फा घुमा देना है उसको, तो हो गया अपना कंप्लीट। मैग्नीट्यूड भी पता चल गया और डायरेक्शन भी पता चल गया। यूज तो यही होगा। एक बार पूरा पन्ना पलट के देखो, समझ में आया क्या चीज कहां पर किया है? कि पैरेललोग्राम में भी यही फॉर्मूला है, सेम। उसको भी ट्रायंगल से ही करते हैं हम। अगर ये हो गया तो पैरेललोग्राम भी हो गया।
एक एक लाइन देख जाओ बेटा, जिंदगी भर यही है, मतलब जिंदगी में तो अगला 2 साल हर जगह यूज होगा। बोलेगा कि वेक्टर में ये सीखा होगा आपने, नहीं बोलूंगा, बाकी लोग क्या बोलेगा, मैं ही बोलूंगा। वेक्टर में आपको दो वेक्टर जोड़ना सिखाया, ऐसे जुड़ता है, ये एंगल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स, वेक्टर। क्लास 12 का पहला 5 चैप्टर इज वेक्टर। वेक्टर अगर आपको अच्छे से आता है तो चैप्टर में कुछ नहीं है। वेक्टर नहीं आता है तो इट्स गॉन। एक एक चीज का ध्यान रखना है हमको इसमें। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला लिखो फिर से। इतना धीरे में कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। खैर अभी तो धीरे ही पढ़ाऊंगा, जब आप यूज टू हो जाएंगे। थीटा 0 डालिए और आंसर बताइए, क्योंकि वो है मैथ्स। इट्स प्योरली मैथ्स नाउ। डायग्राम वाइज भी बनाना है बेटा। हो गया, ये आया सभी का? ठीक है, देखना है एक बार डायग्राम वाइज। डायग्राम का सिग्निफिकेंस क्या है? कैन यू सी दिस? सपोज दिस इज माय ए वेक्टर, और जो बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा? 0। तो इसका मतलब ट्रायंगल लॉ से अगर आप देखोगे, दोनों के बीच का एंगल अगर 0 है तो ये इस तरीके से दिखेगा, ए और बी सेम लाइन पर दिखेंगे। तो सेम लाइन को इस तरीके से बना सकते हो आप, हेड टू टेल जोड़कर। तो ट्रायंगल क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन। ट्रायंगल क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। ये समझ में आता है आपको? तो ये अगर मैग्नीट्यूड ए है, ये मैग्नीट्यूड बी है, रिजल्टेंट क्या होगा? क्या बोल रहा है फॉर्मूला? क्या बोल रहा है? रिजल्टेंट क्या है? दोनों को सिंपली क्या करो? जोड़ दो। दिस इज योर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ये समझ में आता है आपको? एक एक चीज ट्राइंगल पर आपको क्लियर होनी चाहिए। इधर देख लो, फिर से देखो इसको। डायग्राम इज है हेडेक। अगर थीटा बी और ए का बीच का एंगल 0 हो जाए, ठीक है, तो ये बी और ए ऐसे लाई करेगा। लेकिन जोड़ने के लिए क्या करना होता है?
एक का हेड, दूसरे का टेल। तो इस बी को उठाकर शिफ्ट कहां करोगे, यहां पर। आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, आर, वही मिलना भी चाहिए था। ठीक है, इस थीटा को अगर आप 0 कर दो तो बी ऐसा बन जाएगा, और रिजल्टेंट क्या मिलेगा, ए प्लस। बोलो ये क्लियर है, इसमें कुछ पूछना है आपको। केस 2, when theta is equals to 180 डिग्री, और 180 डिग्री को क्या बोलते हैं हम, पाई। कॉस ऑफ 180 डिग्री क्या होता है, -1। अभी सिखाया जाएगा ये सब, ये मैं लिख के दे रहा हूं, जब तक नहीं सिखाया गया है। अब बताओ रिजल्टेंट क्या आएगा। केस 3 करते करते फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए रिजल्टेंट का। आंसर लाने के बाद मैच करना है। आई आंसर। हाँ, इसमें गलती क्या है, पहले तो ये बताओ यहां तक आए, इसमें गलती क्या है। आप रिजल्टेंट का क्या निकाल रहे हो, मैग्नीट्यूड। वेरी गुड। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कैसा ऑपरेटर लगाते हो, मॉड। मॉड ऑपरेटर के लिए आपने पीछे अभी आज पहला टॉपिक क्या सीखा, मॉड ऑपरेटर से जो भी चीज बाहर आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब एक बात बताओ, अगर ए का मैग्नीट्यूड छोटा हुआ, बी का मैग्नीट्यूड 4 हुआ, तो इधर बोल रहे हो कि मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आना है और इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। गलत हो जाएगा। गलत को सही करने के लिए क्या करना होगा, एक और मॉड लगा देंगे। अब आंसर क्या आएगा, तो इसको आप भी अलग कलर के पेन से बनाना, एक मॉड एक्स्ट्रा, ताकि आपको उसका सिग्निफिकेंस पता चले कि क्यों लगाया है। यही सब चीज से बचने के लिए लोग क्या करते हैं कि ए बी लिख देते हैं बस, है ना। मैं आपको चाह रहा हूं कि आप सारे कुछ सही तरीके से सीखो, सही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब जो भी आप रिजल्टेंट निकालोगे थीटा 180 डिग्री के लिए, वो कैसे निकालोगे, बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, ताकि हमेशा चीजें क्या है, पॉजिटिव। ये कब करोगे, बस और बस मैग्नीट्यूड के लिए। इसका डायग्राम बना सकते हो आप, कोशिश करो। ए और बी के बीच का एंगल इज 180 डिग्री, डू इट।
तो अगर वेक्टर को इससे देखोगे ये वाला, तो दिखने में अगर मुझे 180 डिग्री चाहिए तो इसका मतलब ये वाला डिग्री क्या है, 180। तो 180 में ये बी कैसा होगा, ऐसा घूम जाएगा। ये समझ में आता है आपको? ठीक है। तो एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कहां रखते हैं, टेल टू टेल। बट एंगल तो निकालना नहीं है हमें, इसमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करना होगा, एक का टेल दूसरे का हेड। तो बी को शिफ्ट करो यहां पर, मान लेते हैं बी छोटा है। रिजल्टेंट क्या आएगा बच्चा, टेल टू हेड, स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो दिस विल बी योर रिजल्टेंट दिस टाइम। ये सब नहीं सिखाते हैं, ये सब अंडरस्टूड होता है कि आप अपने से कर लोगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपने से कर लोगे। एक बार तो बताना चाहिए। ठीक है। तो जो काम हम इधर कर रहे हैं वही काम हम आपको ज्योमेट्री पर भी दिखाते चल रहे हैं कि ज्योमेट्री में कैसा दिखेगा। ठीक है। केस 3 हो गया। केस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री को पाई में भी कन्वर्ट करो। केस 3, क्या होगा 90 डिग्री, हाउ मच पाई, पाई बाय 2। 180 डिग्री का अगर पाई होता है तो 180 को आधा करोगे तो क्या मिलेगा, 90। तो पाई को भी क्या करना होगा, आधा, पाई बाय 2। cos 90 का वैल्यू तो आप सबको पता है, जस्ट डू इट। आपको इजी लगवाने के लिए मॉड वर्ड कोई पढ़ाता नहीं है ना। अरे ऐसे कर लो हो जाएगा। अच्छा, डायग्राम भी आपके बनाएंगे तो आसान वाला है, करूँ डायग्राम बनाओ। एंगल वाला डायग्राम ये बनेगा। मुझे एंगल वाला डायग्राम नहीं चाहिए, मुझे तो जोड़ने वाला डायग्राम चाहिए। जोड़ने वाला डायग्राम के लिए एक का टेल दूसरे का हेड, तो शिफ्ट कर देंगे हम। शिफ्ट करने के बाद इसका टेल, इसका हेड, इसको ऐसे join। ठीक है। अब हम सबको पता है अपने प्रीवियस नॉलेज से, प्रीवियस मतलब पिछले क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया, थीटा का वैल्यू, थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स will lie between this, क्योंकि मिनिमम वैल्यू होता है, मिनिमम एंगल होता है, डेफिनेशन में सीखा था, when it is joined tail to tail। if this is the condition, what we can say that, देखना ध्यान से, 0 डिग्री के लिए रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा
वो मैक्सिमम आएगा। क्यों मैक्सिमम आएगा? क्योंकि आप दोनों को स्ट्रेट लाइन में रख के जोड़ रहे हो। थोड़ा सा भी अगर आप एंगल बना दोगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ थीटा आएगा वैल्यू। तो कहने का ये मतलब हुआ कि थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री के लिए रिजल्टेंट क्या होगा? मैक्सिमम। और ये कॉमन सेंस भी है। मान लो स्पीड वेक्टर है, ठीक है, क्या है वेक्टर? स्पीड वेक्टर। आप इस दिशा में जा रहे हो, उसी दिशा में कोई आपको और धक्का दे दे तो आपका स्पीड क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ने का क्या मतलब हुआ? दोनों वेक्टर जुड़ गए। सिमिलरली अगर आप एक दिशा में जा रहे हो, कोई पकड़ के पीछे 180 डिग्री पर खींच दे तो आपका स्पीड क्या होगा? घट जाएगा। तो एकदम कॉमन सेंस है ये। तो इस केस में दूसरा स्पीड वेक्टर ने क्या किया? उसके अपोजिट दिशा में है तो उसको क्या कर दिया? मिनिमाइज कर दिया। तो सेकेंड वाला केस 180 वाला, इसमें रिजल्टेंट कैसा आएगा? मिनिमम आएगा। Now, if we know the minimum and maximum value of resultant, so can we say that what is the range of resultant? रेंज क्या होता था बेटा क्लास 9 में बताओ? डेटा दे रखा था ना, डेटा। डेटा सेट में पूछता था कि इसका डेटा का रेंज बताओ, क्या करते थे? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो रेंज ऑफ रिजल्टेंट विल लाई बिटवीन व्हाट? आर मैक्स कब है? जब थीटा 0 डिग्री है। और आर मिन कब है? जब थीटा 180 डिग्री है। आर मैक्स का वैल्यू क्या आता है? दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड जोड़ दो। आर मिन का वैल्यू क्या आता है? दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड घटा दो और एक मॉड और लगा दो। इस पर क्वेश्चन आता है। आंसर करो। आ गया। क्वेश्चन लिखो। तो इसका रेंज क्या होगा? ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहां से कहां लाई करेगा? 2 से 12 के बीच। एंगल नहीं पता ना बेटा, 2 आएगा कि 12 आएगा, वी डोंट नो। लेकिन ये तो एकदम 100% श्योर है ना, 2 से 12 के बीच में। क्वेश्चन 2 लिखो।
डन। आंसर क्या होगा? कैसे भी जोड़ दो 7 कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है? 6। उसी तरह क्या कभी इसका 1 मैग्नीट्यूड आ सकता है? कैसे भी जोड़ दो 2 से कम नहीं होगा। ये सब है पढ़ने के बाद, हो जाएगा मेरे हिसाब से, मेहनत करोगे तो हो जाएगा। पहले ट्रायंगल लॉ को ही हम अच्छे से करेंगे, क्योंकि उसकी वो हो गया तो फिर कुछ है नहीं है सब। एग्जाम्पल 1। क्लास एग्जाम्पल में डाल लेना इसको नोट्स में। अगर ड्रॉ करने बोले तो कंडीशन भी ड्रॉ कर सकते हैं हम। इस तरीके से जुड़ा होगा, ये किस तरीके से जुड़ा होगा, इस तरीके से जुड़ा होगा। इस केस में ये रिजल्टेंट आया होगा, इस केस में ये रिजल्टेंट आया होगा। अगर ड्रॉ करने बोले तो कर लेंगे हम ड्रॉ। ड्रॉ भी करना, जब भी ऐसा सवाल आए तो ड्रॉ भी करना, दोनों एकदम आपका क्लियर हो जाए। अगला सवाल लिखो। क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन 3 हो गया, अभी किया हमने। क्वेश्चन 4, फाइंड द रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स which are of equal magnitude and angle between them is theta। इसका जो आंसर आएगा उसको मेमोराइज करके भी रखना है। करो, जहां तक आप कर सकते हो वहां तक करो, क्योंकि पूरा तक तो नहीं कर पाओगे, ट्रिग्नोमेट्री उतना सीखा नहीं तुम लोग। फॉर्मूले में रखो ना यार, फॉर्मूले रखो, फॉर्मूला तो लिखो कम से कम। हाथ धरे बैठ जाओगे तब तो हो गया। उसके बाद लाइन को पढ़ो, क्या बोला है? दोनों वेक्टर्स जो हैं वो क्या है?
इक्वल मैग्नीट्यूड के, दोनों का मैग्नीट्यूड एक इक्वल मान लो। लेट mod of A be equal to mod of B is equals to x। पुट कर दो आंसर, देखो क्या आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्यों कर पाया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? ठीक है, कोई फिजिक्स है इसमें? सिर्फ मैथ्स है। यही चीज फिजिक्स को टफ बनाता है। इसके आगे जो आंसर है ना वो भी मैथ्स ही है। यहां तक पहुंच पाए आप? हाँ, साइड में मैथ्स का कॉलम बनाइए। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। अच्छा, मैथ्स का कॉलम बनाइए साइड में। फॉर्मूला लिखिए, cos of a plus b is equals to cos a cos b minus sin a sin b। cos of a plus b is equals to cos a cos b minus sin a sin b। लिखा आपने? now if a is equals to theta, b is equals to theta, then क्या होगा? करो, LHS क्या बन जाएगा? थीटा प्लस थीटा विल गिव यू 2 थीटा। आइडेंटिटी है ये, है ना? ऐसे अभी आप लाखों करोड़ों आइडेंटिटी पढ़ेंगे, पता नहीं है, 10-15 है। सब रटना रटा होना चाहिए। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा क्लास 10 के नॉलेज से क्या लिखा जा सकता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, -1 को लेफ्ट लेकर आओ। ठीक है,
इंपॉर्टेंट ये आइडेंटिटी नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इस आइडेंटिटी को यहां कैसे यूज किया जाए। यहां पर मेरे पास क्या है, 1 + cos θ, है ना। यहां पर मेरे पास क्या है, 1 + cos θ। यहां पर मेरे पास क्या है, 1 + cos 2θ। कैन यू सी दिस? वहां पर थीटा है, यहां पर 2θ है। तो अगर मुझे यहाँ 2θ की जगह थीटा चाहिए होता तो क्या करता मैं, थोड़ा सोच कर बताओ। मैं खोजता, 2θ यहाँ लिखा था, 2θ यहाँ लिखा था, 2θ यहाँ लिखा था। और ये 2θ क्यों आया था? ए को मैंने थीटा माना था, बी को मैंने क्या माना था, थीटा माना। सिमिलरली अगर ए को मैं θ/2 मान लेता, तो चूंकि ये आइडेंटिटी है ना, चूंकि ये आइडेंटिटी है, तो जहां जहां 2θ है वहां वहां क्या हो जाएगा, थीटा। और जहां जहां थीटा है वहां वहां क्या हो जाएगा, θ/2। ये समझ में आता है? नहीं समझ में आता है तो आप ये करो, ए को θ/2 पुट करो और फिर से ये आइडेंटिटी लिख दो। ठीक है, डू इट। अगर नहीं समझ में आता है तो दिस वन इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट। इसीलिए जब आपको बेसिक मैथ्स पढ़ाया जाएगा, वहां पढ़ाएंगे वो, तो बोलेंगे कि आप दोनों आइडेंटिटी याद रखो, 2θ में क्या होता है आंसर और थीटा में क्या होता है आंसर। ये सही में बहुत परेशान करेगा। इसलिए बेसिक मैथ्स का क्लास थोड़ा लंबा चलेगा आपका, वो टाइम चाहिए आपको उसमें। बेसिक मैथ्स का क्लास 4 क्लास में नहीं खत्म किया जा सकता है, ऐसा होता है। तो 1 महीना 1.5 महीना हम बेसिक मैथ्स ही पढ़ाएंगे पहले। बेसिक मैथ्स को बेसिक क्यों बोला जाता है वो आपको समझ में आएगा। जितना कुछ कराया जाए क्लास में प्लीज उसको रिपीट करना, तब याद होगा 1 1.5 महीने में, और तब जाके आपका फिजिक्स होगा स्ट्रांग, आइदर फॉर जेई आइदर फॉर नीट। इसमें किसी को कोई दिक्कत? ये वाला जो मैंने लिखा, आया ये सभी का? cos of a plus b cos of θ/2 cos² θ/2 minus sin² θ/2। sin² θ/2 को क्या लिखोगे, 1 - cos² θ/2। ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो -1, माइनस और माइनस प्लस देगा। a cos² θ/2 पहले से है, a cos²θ/2 और आ जाएगा, तो दोनों जुड़कर क्या हो जाएगा, 2 cos²θ/2 -1, -1 लेफ्ट साइड आएगा तो क्या बनेगा, 1 + cos θ। नहीं हो तो करना इसको, ठीक है, ये यही आएगा, इसके लिए एकदम श्योर रहो। अगर नहीं हुआ तो प्लीज डू इट एज अ होमवर्क, प्लीज डू इट। करना ही है, रात में तो रात मेरे हिसाब से हो जाएगा ये सब। आज बोलेंगे आपको फॉर्मूला सब एक साथ लिखवा देने के लिए, और बोलेंगे घोटने के लिए, रटने के लिए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 1 + cos θ? क्या लिखेंगे हम, 2 cos² θ/2 रख दो। मजा आ जाएगा रखने के बाद आपको। सबका पेयर बना हुआ है, दिख रहा है आपको, एक्स का स्क्वायर, एक एक्स बाहर रूट के, 2 का भी पेयर बना हुआ है, तो
2 भी बाहर, कॉस स्क्वायर का भी पेयर बना हुआ है, कॉस भी बाहर, तो बढ़िया रिजल्ट आया। 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड इंटू एंगल कॉस ऑफ हाफ एंगल θ/2। ये मेमोराइज भी करना है। दो बार 2 लिखा है, तो स्क्वायर रूट के बाहर जब निकालोगे तो एक बार 2 आएगा। दो बार x लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे, x इंटू एक्स, तो एक x बाहर आएगा। कॉस स्क्वायर को क्या लिखोगे, cos इंटू कॉस, तो एक cos बाहर आएगा। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, व्हाट वाज x, मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। तो ये क्या निकाला आपने, ये क्या याद करना है, इस तरीके से जो फॉर्मूला आया उसके नीचे लिखना है। पूरे फिजिक्स में हम ये करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर ये कर लिया ना हमने कि फॉर्मूला जो आया है उस फॉर्मूले को उसके कंडीशन के साथ अगर आपने याद कर लिया तो फिजिक्स विल बी वेरी वेरी इजी। अब 2x cos θ/2 में याद ही नहीं आ रहा कि x क्या है, याद ही नहीं आ रहा थीटा क्या है, खत्म हो गया कहानी। 2x cos θ/2 तो आपको याद है, यही नहीं याद है कि x क्या था, थीटा क्या था, तो गेम ओवर। फॉर्मूला याद करने से क्या फायदा फिर। तो ये भी चीज आपको लर्न करनी है। जब आप यहां पर पढ़ोगे तो हम फॉर्मूला ऐसे याद करेंगे, ये फॉर्मूला है, क्या चीज का फॉर्मूला है। तो जब दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे और दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा, तो ये फॉर्मूला है। कैन यू ड्रॉ दिस ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली कर सकते हो आप इसको, कोशिश करना। ये सब है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब है डिराइव करके दे रखा, यहाँ है, ये रहा, ये रहा, ठीक है। घबराने वाला बात नहीं है, आपके कॉपी में है ना, दिख रहा है ना, सब है। पढ़ने में मिल जाएगा, आप कर ज्योमेट्रिकली इसको बनाना एक बार, देखो कैसे बनेगा। क्या चीज बनाइए, इक्वल वेक्टर्स तो नहीं है दोनों, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, डायरेक्शन में भी बराबर होना चाहिए। दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है ना बेटा। मैंने कल आपको भी वो समझाया था, इक्वल वेक्टर्स याद रखना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दीज टू आर नॉट इक्वल वेक्टर्स ना, दे आर ओनली इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ग्राफिकल सॉल्यूशन मतलब रिजल्टेंट वही आना चाहिए ग्राफ से भी, क्योंकि दोनों को जोड़ना है, हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, पहले शिफ्ट करेंगे, इसको थीटा लिखेंगे और ये रिजल्टेंट बनाएंगे, और इसको हटा देंगे ताकि झंझट ना दिखे, साफ सुथरा डायग्राम दिखना चाहिए। अब अरे अब क्या, अब तो 9वीं कक्षा का सवाल है ये,
ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल है तो उनका बेस एंगल क्या होगा? इक्वल। कब पढ़ा आपने? 8वीं 9वीं कक्षा में। रिलेशन बताओ अल्फा और थीटा के बीच में पहले क्या होगा? अच्छा नॉर्मल तरीके से सोचो ना, क्या लिखा हुआ है? थीटा क्या है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अल्फा क्या है? इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम किसके बराबर होगा? थीटा के। तो लिखो 2 अल्फा इज इक्वल्स टू एंड अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा बाय 2। यहां से परपेंडिकुलर बनाओ। और मुझे ये बताओ, क्या ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 आर दे कॉन्ग्रुएंट? दिख रहा है? बहुत सारी चीजें हैं, एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंसी आप लिख सकते हो। आरएचएस से भी लिख सकते हो क्योंकि साइड भी बराबर है और एक कॉमन है। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सभी को दिख रहा है? तो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये y, तो ये भी y। ठीक। बाय सीपीसीटी। अब बस छोटू वाला ट्रायंगल उठाओ, छोटू वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल 1 उठाओ। राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन y एंड x। ये कैसा ट्रायंगल है बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं? लगा दीजिए। y और x के बीच में ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिए। अल्फा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस, अल्फा जिस पर बना है वो बेस। तो कौन कौन सा वैल्यू हमें रिलेशन लिखना है? बी एच और अल्फा में कौन सा यूज करेंगे हम? कॉस। अल्फा का वैल्यू पुट कर दीजिए। यहां तक पहुंचे? अब बताओ रिजल्टेंट क्या है, y है या 2y? कोई भी वेक्टर नहीं, सिंपल ज्योमेट्री से हमने आंसर ले आए। सिर्फ एक चीज वेक्टर का यूज किया, वो क्या? पहला लाइन। वेक्टर को अगर आप पैरेलली शिफ्ट करते हो तो वेक्टर रिमेन्स सेम आंसर, 2x cos थीटा बाय 2, सेम आंसर। कोई बात नहीं, ग्राफिकल सॉल्यूशन नहीं समझ आया ये इंपॉर्टेंट है, जो एल्जेब्रिकली करा ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट। ग्राफिकल तो ऐसे ही, मतलब ये भी दिखना चाहिए। ज्योमेट्री स्ट्रांग है तो हो जाएगा। ये खत्म नहीं हुआ एडिशन, फिर हम कल की क्लास में भी करेंगे। करो इसको, एग्जाम्पल 2। फॉर्मूला लिखो, आंसर लाओ।
डू इट। पढ़ ली ना क्या चीज, कौन सा फॉर्मूला लगाना है? क्या लिखा हुआ है? टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। अभी जस्ट किसका क्वेश्चन करा हमने? इक्वल मैग्नीट्यूड का। याद हो जाना चाहिए आखिरी तक। 5 बार फॉर्मूला लिखोगे, 5वीं बार तक याद हो जाएगा। Do it. तो इस तरीके से चलने लगा। एक्स क्या है? इक्वल मैग्नीट्यूड। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर। एक्स क्या है? इक्वल मैग्नीट्यूड। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर। बस हो गया काम। सबको हो जाना चाहिए मेरे पास। 30 डिग्री आपको पता ही है, 45 डिग्री पता है, 60 डिग्री पता है, 90 डिग्री पता है, हो जाएगा। वैल्यू ऑफ एक्स, तो 2 into 4 into cos of theta by 2, this will give you
8 cos θ/2। थीटा का वैल्यू पहले में क्या रखोगे, 0, तो आंसर क्या आएगा 8। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री रखोगे तो 8 cos 60/2 will give you this 8 cos 45, 8 cos 60, 8 cos 90, cos 0, cos 45, cos 90, cos 30, cos 60 का वैल्यू रखेंगे, सारा आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन लिखिए, ये घर पर होमवर्क करना है। ए और बी अलग अलग है, ठीक है, ए और बी अलग अलग है, इसके लिए वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे अब। लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। ध्यान रहे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालना है। चार सवाल हैं। जब दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, जब दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा, जब दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। मेरे लिए एक वर्क और करना, पूरा सॉल्व फॉर्मूले से सॉल्व करने के बाद ना इनको ग्राफिकली बस बनाना, ग्राफिकली कंस्ट्रक्ट करना, ग्राफिकली सॉल्व मत करना, ग्राफिकली कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। दोनों चीज सीख जाओगे आप। चलो डन, जा सकते हो आप। क्लास नोट्स रिवाइज कर लेना, पीछे वाला भी और आज वाला भी। आज वाला तो एकदम जरूर यही है ना। चलो डन, जा सकते हैं आप।